हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। ये इस लेक्चर सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 5 और आज की क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस क्या होता है ये जान लिया था। आज की क्लास में हम उन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 न्यूमेरिकल करेंगे, तीनों ग्रिफिथ बुक के हैं और काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। बट इन न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं कुछ आपको इंटीग्रेशंस की लिस्ट भी दे दूंगा। ये इंटीग्रेशंस हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पहले, उसके काफ़ी सारे टेलर सीरीज, लेजेंड्रे एंड कॉचीज़ और ये सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको पहले समझ में आनी चाहिए, तो आप इन इंटीग्रेशंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ऑल्दो इनमें से कुछ आसानी से सॉल्व हो जाती हैं पर कुछ डिफिकल्ट हैं। तो मैं सिर्फ इनकी लिस्ट दे दूंगा। जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स करेंगे तब में भी हम इनको सॉल्व करें बाद में, बट फिलहाल के लिए लिस्ट काफ़ी है। इन लिस्ट के साथ हम 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे एंड आई होप कि आपको 3 न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए। हमारा गोल सिर्फ ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, हमारा गोल है कि हम इनसे रिलेटेड और भी जितने न्यूमेरिकल्स हमें दिए जाएं हम उनको सॉल्व कर लें। बेसिकली हम सिर्फ रेसिपी आज की क्लास में अच्छे से समझेंगे। बाद में अगर आपसे न्यूमेरिकल कोई एग्जाम में या इधर उधर पूछता है तो आपका जो मेन हथियार है वो आपका इंटीग्रेशन ही है, ऑफ कोर्स। खैर, हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये है लेक्चर नंबर 5 और क्वांटम मैकेनिक्स का है और यहाँ पर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ पहले मैं एक बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू रिवाइज करा देता हूँ। ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास में कराया है पर आप में से अगर कोई पहली बार जुड़े हैं तो फिर मैं उनको एक रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर पार्टिकल है और पार्टिकल की जो क्वांटम स्टेट है, यानी कि अब उसका जो वेव फंक्शन है, अभी के लिए आप ऐसे समझो, उसका जो वेव फंक्शन है वो आपको पता है। ओके, अब जब आपको इसका वेव फंक्शन पता है तो आप इसकी पोजीशन मान लो निकाल सकते हो। मान लो अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने वो चीज़ें सीखी नहीं है कि कैसे हम उन चीज़ों को करेंगे, बट अभी के लिए आप मान लो कि इसकी आप पोजीशन निकाल सकते हो। तो आपने जब पोजीशन निकाली तो वो पार्टिकल यहाँ पर आपको मिला, मान लो इस जगह पर मिला, तो ये आपने x1 बोल दिया, ठीक है, विथ सम अनसर्टेनिटी। खैर, इसके बाद जब आप दोबारा से कैलकुलेट करोगे, दोबारा से पोजीशन निकालोगे तो आपको अगेन यहीं पर ही मिलेगा क्योंकि वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया। मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताई थी ये बातें। तो आप क्या करोगे, जब आपने एक बार x1 निकाल दिया, पार्टिकल की पोजीशन निकाल दी, तो आप दोबारा से सिस्टम को उसी स्टेट में लेके जाओगे जिस स्टेट में वो पहले था, यानी कि इस वाली स्टेट में। जब आप दोबारा से उसको इस स्टेट में लेके जाओगे, अब दोबारा से आप पार्टिकल की पोजीशन निकालो। मान लो आपकी बार आपको x2 मिली, इसी तरीके से आप दोबारा से x2 निकालने के बाद फिर से आप पार्टिकल को उसी स्टेट में लेके जाओ जिस स्टेट में पहले था, फिर पार्टिकल की पोजीशन निकालो, आपको x3 मिली। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस तरह के आइडेंटिकल कई सारे सिस्टम्स बना सकते हो और हर एक में पार्टिकल की पोजीशन निकालते जाओ। तो ये जो आपको पार्टिकल्स की पोजीशन अलग अलग जगह मिल रही है, आप इनका जो एवरेज लोगे उस एवरेज को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, तो ये पार्टिकल के पोजीशन के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्योंकि अभी हमने मोमेंटम और बाकी चीज़ें नहीं सीखी हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स की निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, आपको अगर कोई लिमिट दी है तो वो लिमिट, अदरवाइज ऑल स्पेस -∞ टू +∞, एंड देन fx एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो एक्स डी एक्स। मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह सब लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था। खैर, तो इस तरीके से आप किसी भी तरह के आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी तरह के फंक्शन ऑफ एक्स की। मान लीजिए आपसे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है तो आप -∞ टू +∞ कर दोगे x रो एक्स डी एक्स। ओके, अच्छा, खैर, साई एक्स जो है हमारे पास, ये वेव फंक्शन है पार्टिकल का और ये वेव फंक्शन जो आपको मिलता है ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके मिलता है। अभी हम श्रोडिंगर इक्वेशन 2-3 लेक्चर्स के बाद करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको साई एक्स मिलता है। इस साई एक्स की मल्टीप्लाई, अगर आप साई एक्स की मल्टीप्लाई आप साई एक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से कर दो तो ये जो चीज़ आपको मिलती है ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यही रो एक्स। इस चीज़ को हम एक और तरीके से लिखते हैं मॉड साई एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाते हैं। एक बात और आप जानते हो कि अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इंटीग्रेशन कर दो ऑल स्पेस -∞ टू +∞, या फिर अगर आपको -a टू +a लिया है तो -a टू +a, जिस भी कन्फाइनमेंट के अंदर आपको पार्टिकल दिया गया है, जो भी आपको लिमिट्स पता है कि उसके बाहर नहीं हो सकता पार्टिकल, वो लिमिट्स आप यहाँ लगा दोगे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है
कि किसी एक x से x प्लस डी के बीच की प्रोबेबिलिटी पार्टिकल मिलने की। तो अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी आप जानते हो 1 होता है। इस कंडीशन को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और आज की क्लास में हम इन्हीं पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक बात और, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ इंटीग्रेशन है, गॉसियन इंटीग्रेशंस, मैं उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस यहाँ पर लिख देता हूँ और आप प्लीज़ इन इंटीग्रेशंस को याद कर लेना अच्छे से, अगर आप एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते इंटीग्रेशन को सॉल्व करके फिर उसको करने में, क्योंकि ये इंटीग्रेशंस आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कई जगह देखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये इंटीग्रेशंस आएंगी। खैर, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको यहाँ कोने पे लिख दूंगा, और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उनको हम यूज़ करते चलेंगे। ऑलराइट, खैर, सबसे पहली इंटीग्रेशन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, पहली इंटीग्रेशन है, अगर आप -∞ टू +∞ e टू दी पावर -x² dx करते हो, लिमिट्स को प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप -∞ टू +∞ करते हो तो जो रिजल्ट आएगा, और अगर आप 0 टू ∞ करते हो तो जो रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या, मैं भी बताऊंगा, रुको। -∞ टू +∞ करोगे e टू दी पावर -x² dx का, तो आंसर आएगा √π। अच्छा, अगर आप 0 टू ∞ करते तो ये चीज़ क्या हुई, अगर आप -∞ टू +∞ कर रहे हो, एक तो ये हुआ, और एक 0 टू ∞ कर रहे हो, तो 0 टू ∞ वाला डबल हुआ ना -∞ टू +∞ के लिए। तो अगर यही क्वेश्चन आपको 0 टू ∞ के लिए आता तो आप यहाँ 1/2 लगा देते। ओके, खैर, तो ये होगी पहली इंटीग्रेशन। दूसरी इंटीग्रेशन आपकी होगी, अगर आप -∞ टू +∞ लेते हो, या चलो 0 लिख देते हैं, 0 टू +∞ लेते हो e टू दी पावर -ax² dx, तो आपको आंसर मिलेगा 1/2 √π/a। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल देता हूँ, -0 टू ∞ +∞ e टू दी पावर -ax² dx होगा 1/2 √π/a। एक और इंटीग्रेशन, अगर आप -∞ टू +∞ करते हो e टू दी पावर -ax² bx dx, तो इसका आंसर होगा e टू दी पावर b²/4a एंड √π/a। ओके, ये एक और इंटीग्रेशन हो गई। और कोई इंटीग्रेशन यही लिख देता हूँ, एक इंटीग्रेशन आप ये लिख लो, 0 टू ∞ +∞ e टू दी पावर -iax² dx। इसका आंसर 0 टू ∞ है, तो पहले 1/2 लगा दो, और माइनस ये होगा आपका π/ia। और ऐसे में ही प्लस के लिए अगर आता है 0 टू +∞ ऑफ e टू दी पावर iax² dx, तो ये होगा आपका 1/2 अगेन, क्योंकि 0 टू ∞ है, और ये होगा आपका πi/a। ओके, और कुछ इंटीग्रेशन, एक ये इंटीग्रेशन भी लिख लो आप, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो 0 टू ∞ x टू दी पावर n, फिर e टू दी पावर -ax² dx। देखो, ये इंटीग्रेशन जो है, इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, अगर n पॉजिटिव है तब, या सॉरी, अगर n इवन है तो एक अलग इसके रिजल्ट होंगे, और अगर n ऑड है तो भी रिजल्ट अलग होंगे। इसमें एक n ग्रेटर देन -1 के लिए भी आता है, बट हम उसको अभी नहीं लिखेंगे। खैर, इसके अंदर हमें दो रिजल्ट मिल सकते हैं, एक मिलेगा हमें फॉर इवन n और एक मिलेगा हमें फॉर ऑड n। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, आई एम सॉरी, फॉर इवन n, अगर n इवन है तो जो इसका आंसर होगा वो होगा n-3 n-1 ... 3.1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n/2 + 1 a टू द पावर n/2 एंड √π/a। ये आंसर होगा इसका अगर n इवन है तो, ठीक है। और अगर n ऑड है, फॉर ऑड n, और ये यूज़ भी करेंगे हम आज की क्लास में ये इंटीग्रेशन। तो अगर आपको अभी ऑकवर्ड लग रहा होगा तो जब हम यूज़ करेंगे तो आपको इजी भी लगेगा। अगर n ऑड है तो हमारा आंसर होगा 1/2 n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2a टू द पावर n+1/2। ये है अगर हमारा ऑड n है, n की वैल्यू अगर ऑड है तो। अगर यहाँ स्क्वायर ना हो तो, अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 टू +∞ x टू द पावर n e टू द पावर -ax डॉट dx, यानी कि अब की बारी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n+1।
आई थिंक इतना ही होगा। तो खैर ये वो इंटीग्रेशंस हैं जो आपको बार बार इस्तेमाल में आएंगे। आज की क्लास में भी तीनों जो न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम करेंगे उसमें भी इनमें से काफ़ी सारे इंटीग्रेशंस काम में आएंगे। आप प्लीज़ इन इंटीग्रेशंस को याद कर लेना अच्छे से। और मैं इनको मिटा देता हूँ, ऑल्दो जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा जब भी मैं इनमें से कोई भी यूज़ करूँगा, या फिर मैं इनको साइड में कहीं पर छोटा सा करके पूरी वीडियो के दौरान लगाए रखूँगा। खैर, तो आज की क्लास में अब हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया रिवीजन और जो भी चीज़ें नेसेसरी थी, और अब हम शुरू कर सकते हैं अपनी आज की क्लास। और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार मैं श्रोडिंगर इक्वेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं श्रोडिंगर इक्वेशन भी लिख देता हूँ। यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन होती है आई एच क्रॉस डेल साई। अगर साई, देखो साई भी दो तरह से लिखते हो, ऐसे साई आपने देखा होगा और ऐसे भी साई आपने देखा होगा। एक्चुअली ये कैपिटल साई है, स्मॉल साई है। ये वाला हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब वो किसी एक पे डिपेंड करता है साई। अगर साई एक्स और टी पे डिपेंड करता है तो यूजुअली हम ये वाला कैपिटल साई यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी हम फंक्शन छोड़ो, आगे की चीज़ें जब आगे यूज़ में आएंगी तब लिख देंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आज की क्लास की। ओके, तो आज की क्लास में हमारा पहला न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए नहीं मतलब दिया ही हुआ है, बुक का क्वेश्चन है ये। साई एक्स कॉमा टी हमें दिया हुआ है ए ई टू दी पावर माइनस ए एम एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस प्लस आई टी। ओके, ये हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा है, हमसे दो चीज़ें पूछी हैं। पहली चीज़ उन्होंने ये बोली है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ इन एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने अभी बताना मैं भूल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप एक्स के लिए निकालते हो तो ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। होता क्या है ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहली चीज़ तो हमें इस वेव फंक्शन के लिए सिग्मा एक्स निकालना है। दूसरी चीज़ हमें ये निकालनी है इसमें खैर सिग्मा एक्स निकालना है तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। इवन इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है ए, इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी चीज़ें सॉल्व करेगा। खैर, तो हमें सिग्मा एक्स निकालना है और सिग्मा एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जब हम यूज़ करेंगे तब दोबारा लिख दूंगा। दूसरी चीज़ हमें ये निकालनी है फॉर व्हाट पोटेंशियल। okay, and in quantum mechanics usually we are confident that we use this Vx as potential energy। ठीक है, ये potential energy ही होता है। तो अगर मैं potential बोलता हूँ, if I say potential, you should understand that I am talking about potential energy, not just potential। okay, तो I was writing Schrodinger equation। okay, मैं बाद में लिख दूंगा Schrodinger equation। for what value of Vx does psi x comma t satisfy Schrodinger इक्वेशन। तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मैं श्रोडिंगर इक्वेशन अभी लिखते लिखते भूल गया, लिख नहीं पाया पूरा। तो जब हम ये को क्वेश्चन करेंगे तब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिख ही देंगे, ऑल्दो मैं अभी भी लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। एक्चुअली मैं ये बताने में बिजी हो गया था कि साई ये वाला लिखते हो तो आप x कॉमा टी होता है, यानी फंक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, x पे भी टी पे भी, x पे भी टी पे भी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये x पे डिपेंड करती है। ओके, ये फंक्शन ऑफ x होती है। एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही इक्वेशन है। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी बताती है, ये पोटेंशियल एनर्जी बताती है, ये टोटल एनर्जी बताती है, जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन यूज़ करते हो। खैर, जब हम इनको पढ़ेंगे तब ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें पहली चीज़ तो ये निकालनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। दूसरी चीज़ हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, अब ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। अब सॉल्यूशन, अब देखिए आपको साई दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की निकालनी पड़ेगी।
और एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर की भी निकालनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ जो भी फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर है वो यहाँ लिखेंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें, इसका मतलब तो पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल देते हैं। मैं जानता हूँ वेव फंक्शन के लिए जो मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन करी हुई है वो क्या है, मॉड साई स्क्वायर। मॉड साई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई साई। मैं यहाँ एक्स को टी बार बार नहीं लिख रहा, वो अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप याद रखना इसको, ऑल दो आप चाहो तो ये हर जगह जहाँ भी साई लिखो वहाँ पर ये चीज़ लिखना, यहाँ भी, ओके। खैर, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका निकालूं, किसी का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे अगर मेरे को z दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी। मैं सिर्फ a का साइन चेंज कर देता हूँ, तो सेम चीज़ यहाँ करूँगा। साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ i का साइन चेंज कर देंगे, a e टू द पावर माइनस a mx स्क्वायर बाय h क्रॉस माइनस आई टी, ओके। तो ये तो हो गई मेरे पास साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब लिख देते हैं साई। साई है a e टू द पावर माइनस a mx स्क्वायर बाय h क्रॉस प्लस आई टी। साई तो प्लस आई टी ही है, ओके, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो e टू दी पावर माइनस माइनस प्लस, तो e टू दी पावर प्लस ए आई टी आएगा यहाँ पर, और e टू दी पावर माइनस ए आई टी आएगा यहाँ पर। तो e टू दी पावर ए आई टी और माइनस ए आई टी कट जाएंगे, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बचा मेरे पास a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए एम एक्स स्क्वायर बाय एच क्रॉस, यहाँ से भी माइनस ए एम एक्स स्क्वायर बाय एच क्रॉस, तो वो ट्वाइस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए एम एक्स स्क्वायर बाय एच क्रॉस, ओके, सॉरी ट्वाइस, 2 टाइम्स। अब ये आ गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक काम करते हैं, चीज़ों को आसान रखने के लिए मैं इतने हिस्से को लैम्डा से दिखा देता हूँ, यानी कि मैं लैम्डा से दिखा देता हूँ 2am बाय एच क्रॉस। आप चाहो तो मत दिखाना, कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब हम निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू x एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने से पहले मुझे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इंटीग्रेशन कर दूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1। तो ये मिलेगा भी, देखो कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कैसे मिलेगा वो तो हमें पता ही है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसके ज़रिए हम ये निकालेंगे। देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। लास्ट में मैं लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू डाल दूंगा, और ये होना चाहिए 1 के बराबर। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेंड से बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, तो ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन करूंगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अभी देखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक इंटीग्रेशन बताई थी, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करते हो और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर होता है अंडर रूट पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ अंडर रूट पाई बाय लैम्डा, तो ये आएगा मेरा ए स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट पाई बाय लैम्डा, अंडर रूट पाई बाय लैम्डा विच इज़ इक्वल टू 1, और मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। ओके, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई मेरे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आई अंडर रूट लैम्डा बाय पाई। अब मैं लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू डाल देता हूँ, जो भी मेरे पास लैम्डा था 2am बाय एच क्रॉस, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई अंडर रूट लैम्डा विच इज़ 2am बाय एच क्रॉस एंड देन पाई, तो पाई ए स्क्वायर है, तो मैं अगर a की वैल्यू निकालूँ, फाइनली a निकालूँ, तो a कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2am बाय एच क्रॉस पाई जो है ये पहले ही 1/2 में है, रूट का मतलब 1/2, और फिर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो एक और 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये आ गया मेरे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ओके। अब हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, अब हमें मिल गया, अब हम सीधा निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ओके, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप x की निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये कितनी आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो भी फंक्शन ऑफ x है, मैंने बताया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ x
एंड देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज़ विच इज़ मॉड साइज स्क्वायर एंड देन dx। अब देखो इस इंटीग्रेशन को जो आप करोगे तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? देखो ये है आपका ऑड इंटीग्रल। अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y जो कि है x के बराबर, ओके और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम -∞ टू +∞, तो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है कि आपकी लाइन इस तरीके से चल रही है फ्रॉम -∞ टू +∞। आप इंटीग्रेट कर रहे हो यानी कि आप कर्व के अंदर का एरिया निकाल रहे हो, तो आप ये एरिया और ये एरिया सारा प्लस कर रहे हो, तो जितना प्लस में है उतना माइनस में भी है, तो टोटल कितना आएगा 0। तो ऑड इंटीग्रल, अगर आपके पास ऑड इंटीग्रेंड है, ठीक है, ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ टोटल 0 होता है। ऑल्दो आप चाहो तो इसकी वैल्यूज़ रख करके सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर 0 ही आएगा। मैं किसी आसान से क्वेश्चन का करके भी दिखा दूंगा अगर आया आगे कोई आसान क्वेश्चन तो। खैर, तो ये वैल्यू आ गई 0। और अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू x² की निकालूँ तो ये निकालते हैं हम फ्रॉम -∞ टू +∞। एक सेकेंड, ऑड इंटीग्रल होता क्या है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। ऑड इंटीग्रल होता है अगर आपके पास जैसे ये एक फंक्शन है, ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे ये एक फंक्शन है तो ये एक ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप x की जगह -x रखते हो तो फंक्शन बदल जाएगा। अभी फंक्शन है y = x, अगर आप x की जगह -x रख दोगे तो फिर फंक्शन होगा y = -x, और y = x और y = -x दोनों एक फंक्शन तो नहीं है, तो इसलिए ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलते हैं। अगर आपके पास फंक्शन होता y = x², तो y = x² इवन फंक्शन होता, क्योंकि अगर आप x की जगह -x रखते हो तो स्क्वायर होकर के वो x² ही हो जाएगा। तो अगर आप x की जगह -x रखो या x की जगह x ही रखो, फंक्शन आपका वही है, चेंज नहीं होगा। ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे और फिर इंटीग्रेशन करोगे तो आप देखना सब कुछ ऐड होता है, तो वहाँ पर 0 नहीं होगा। इसलिए उस केस में हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर हम पूरी करते हैं। और अगर हमारे पास ये है ऑड इंटीग्रल है, ऑड फंक्शन है, तो उसका टोटल इंटीग्रेशन ऑल स्पेस का 0 आता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, तो इसको करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैं x² की निकाल रहा हूँ, तो x², उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज़ योर मॉड साइज स्क्वायर, और मॉड साइज स्क्वायर कितना आया था मेरे पास, a² e -2am/h×x², यह आया था, एंड देन dx। अब बस इसकी इंटीग्रेशन कर दो और आंसर हमारे सामने है। अगेन मैं 2am/h× को लैम्डा लिख देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये है मेरे पास a², क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ, और इधर है मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ ऑफ x² e -λx² dx। अब देखो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, वैसा ही फॉर्म हो गया। अच्छा, क्योंकि वो फॉर्म में 0 टू इन्फिनिटी था, तो मैं अगर इसको 0 टू इन्फिनिटी करूँ तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये वही वाली फॉर्म हो गई जो हमने अभी इंटीग्रेशंस काफ़ी सारी लिखी थी, उन्हीं में से एक है ये। कौन सी वाली है ये है 0 टू इन्फिनिटी x⁴ e -ax² dx, यही वाली है। यहाँ पर a की जगह बस लैम्डा है मेरे पास, तो मैं लैम्डा लिख देता हूँ। और इसका आंसर क्या था मेरे पास, n - 3 n - 1 ... 3.1 डिवाइडेड बाय 2n/2 + 1 a⁴n/2 √a, नहीं लैम्डा यहाँ पर है तो लैम्डा लिख देता हूँ, λ⁴n/2 एंड देन π/λ। ये हमारे पास था। अब की बार n है मेरे पास 2, तो मैं ये तो यूज़ करूँगा नहीं, 2 - 1 हो गया 1, तो ऊपर तो आएगा सिर्फ 1। ये है a² की वैल्यू डाल देता हूँ। a² क्या है मेरे पास, √2am/h×π, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में 2 भी है, मल्टीप्लाई में 2 है, और इस पूरे इंटीग्रेशन को अब मैं सीधा लिख देता हूँ। यहाँ से आया मेरे पास सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आया 2n/2, n है मेरे पास 2, तो 2/2 हो गया 1, तो 2 की पावर 1 + 1 दैट इज़ 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद λ⁴n/2, लैम्डा है मेरे पास कितना 2, सॉरी n है मेरे पास 2, तो λ⁴ इज़ लैम्डा ओनली, तो यहाँ पर सिर्फ आया लैम्डा। उसके बाद अंडर रूट π/λ, और लैम्डा क्या है मेरे पास, लैम्डा है मेरे पास 2am/h×, तो लैम्डा की जगह लिख सकता हूँ मैं 2am/h×, है ना। और देखो 2am/h× और उसका उल्टा यहाँ पर है और दोनों रूट में, तो ये इससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, तो ये आया मेरे पास 1/2 लैम्डा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ।
एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर की निकाल रहे हैं हम, और हमारे पास आया 1/2 लैम्डा, 1/2 लैम्डा, और लैम्डा है मेरे पास, लैम्डा कितना है मेरे पास 2am/h क्रॉस, तो लैम्डा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2am/h क्रॉस, तो h क्रॉस यहाँ आ गया, 2 2 4 हो गया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर की आई मेरे पास h²/4am, ये आया मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब मैं निकाल सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते थे हम? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अंडर रूट। अच्छा, अगर आप रूट ना लगाओ तो यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। खैर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अंडर रूट। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आया आपके पास h क्रॉस, दैट इज h/2π, h क्रॉस बाय 4am, तो ये आया मेरे पास h क्रॉस बाय 4am माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू x का कितना 0, क्योंकि फंक्शन कैसा था, ऑड फंक्शन, तो ये तो आ गया 0। तो बस इतना आंसर आ गया, ये आ गया मेरे पास सिग्मा x आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं किसी फंक्शन की, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पे ये वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एस्यूम करना पड़ेगा कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। बट श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है, आई कैसे, वो सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। खैर, श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास है आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स एंड साई। अगेन जहाँ भी मैंने साई लिखा है वहाँ पर आप x, t लिख देना, x, t एंड x, t, बिकॉज दिस साई डिपेंड्स ऑन बोथ x एंड t। ओके, अब इस इक्वेशन में कौन से पोटेंशियल पर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पर ये वेव फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मुझे डेल साई बाय डेल टी निकाल लेना है यहाँ से, और डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेना है यहाँ से, दोनों को इस इक्वेशन में डालना है और आंसर निकाल देना है। ओके, अब सबसे पहले निकाल देते हैं हम डेल साई बाय डेल टी। अगर मैं डेल साई बाय डेल टी निकालूं तो देखो ये वाला हिस्सा तो x पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो t पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे e टू द पावर माइनस ए आई टी। इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस ए आई तो आ जाएगा बाहर, माइनस ए आई आ जाएगा बाहर, और फिर e टू द पावर माइनस ए आई टी एज इट इज लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो सिर्फ इतना आएगा। ओके, बट मैं इसको कर देता हूँ एक बारी ताकि सबको समझ में आ जाए। इस इक्वेशन, इसको अगर मैं खोल करके लिखूँ तो ये होगा a e टू द पावर माइनस ए एम एक्स स्क्वायर बाई एच क्रॉस डॉट e टू द पावर माइनस ए आई टी, और इसका आप कर रहे हो डिफ्रेंसिएशन, यानी कि पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a तो कांस्टेंट है और इन दोनों पे लगा दो आप क्या, चेन रूल। तो मैं सिर्फ यहाँ पर करके बता रहा हूँ, ये वाला मैं डायरेक्ट करूँगा। ओके, तो इस पे चेन रूल लगा दोगे आप, तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा a तो बाहर आ गया, ओके, a तो आ गया आपका बाहर, और एक बार आप इसको छोड़ दो, e टू द पावर माइनस ए एम बाई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो आ जाएगा माइनस ए आई ई टू द पावर माइनस ए आई टी। उसके बाद प्लस एक बार इसको छोड़ दो, e टू द पावर माइनस ए आई टी, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसमें टाइम तो है नहीं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ए आई आ जाएगा बाहर, तो ये आया माइनस ए आई, और फिर a, और ये पूरी की ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और a ये वाली टर्म ये वाली टर्म है क्या, साई ही तो है, तो फिर मैं इस पूरे की जगह लिख देता हूँ सिर्फ साई। तो ऐसे हमने किया ये, पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मन में कर सकते हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो डेल साई बाय डेल टी की हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस ए आई और साई एक्स कॉमा टी। ठीक है, ये इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम। अब अगला, अब मुझे चाहिए डेल साई बाय डेल एक्स, मुझे चाहिए बेसिकली डेल साई बाय डेल एक्स, और फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो पहले डेल साई बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा आपकी बार, तो क्या आएगा, ये वाला तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, साई लास्ट में आएगा क्योंकि वो बचा रहेगा, और ये वाला हिस्सा डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 2am बाय एच क्रॉस एक्स,
ये आएगा -2am(x) बाय h क्रॉस। ये आया मेरे पास del psi बाय del x। अब मुझे चाहिए डेल, इसकी एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा del स्क्वायर साई बाय del x स्क्वायर, और -2am बाय h क्रॉस तो आप बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, और फिर x और साई पर चेन रूल लगा दो। तो एक बार आप x को छोड़ो तो आपको मिलेगा del साई बाय del x, उसके बाद प्लस एक बार इस साई को छोड़ो और आपको मिलेगा del x बाय del x, तो वो तो 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और del साई बाय del x आपके पास ये है, पहले ही आप निकाल चुके हो, तो ये वैल्यू मैं del साई बाय del x की जगह लिख सकता हूँ। तो del स्क्वायर साई बाय del x स्क्वायर आपका आएगा -2am बाय h क्रॉस, -2am बाय h क्रॉस, और उसके बाद ब्रैकेट में x, और फिर ये पूरी चीज़ एक और बार, तो x की मल्टीप्लाई ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2amx स्क्वायर बाय h क्रॉस साई, ये तो आपको यहाँ से मिला, और फिर आपके पास सिर्फ साई है तो प्लस साई। ये आपके पास इक्वेशन आई del स्क्वायर साई बाय del x स्क्वायर की। ओके, अब हम इन दोनों चीज़ों को, ये इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन 3 है, अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 1। ओके, तो सब्सटीट्यूट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ del साई बाय del t आया है मेरे पास -ai एंड साई, और del स्क्वायर साई बाय del x स्क्वायर आया है मेरे पास -2am बाय h क्रॉस -2amx स्क्वायर बाय h क्रॉस साई प्लस साई। इन दोनों को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा। ओके, तो आई एच क्रॉस del साई बाय del t है मेरे पास ये वाली टर्म, -ai साई इक्वल्स -h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, उसके बाद del स्क्वायर साई बाय del x स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म -2am बाय h क्रॉस -2amx स्क्वायर बाय h क्रॉस साई, मैं साई को कॉमन ले रहा हूँ हाँ, +1, और इस साई में यहाँ लिख देता हूँ। ये आ गया मेरे पास ये वाला हिस्सा, उसके बाद प्लस v साई vx साई x, t। अब यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन करना है अब हमें, अगर मैं h क्रॉस को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा h क्रॉस और कोई चीज़ नहीं है। ओके, h क्रॉस से h क्रॉस स्क्वायर से ये दोनों h क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के h क्रॉस स्क्वायर बनेंगे, उधर कट जाएंगे। 2m से 2m गया, माइनस से माइनस गया, a की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो मुझे मिलेगा -2a स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस ah स्क्वायर साई प्लस v साई, v दैट इज फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर i इंटू आई इज -1, माइनस यहाँ पर पहले से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ah क्रॉस साई। अब ah क्रॉस साई यहाँ पर भी है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये वाला इधर आएगा तो मिलेगा मुझे 2a स्क्वायर mx स्क्वायर साई, और इधर है मेरे पास vx साई। दिस पार्ट इज ऑपरेटिंग ऑन साई एंड हेयर v इज ऑपरेटिंग ऑन साई, तो इसका मतलब vx किसके बराबर है, vx आया मेरे पास 2a स्क्वायर mx स्क्वायर। तो ये है वो पोटेंशियल एनर्जी, ये है वो पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, और दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर विच दिस वेव फंक्शन सेटिस्फाइज दिस श्रोडिंगर इक्वेशन। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन और फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, हम टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप आगे देखिए और आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, बल्कि आगे के क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करिए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारे पास, अब की बार हमें साई है, अगेन फंक्शन ऑफ बोथ x एंड t है, और ये हमें दिया हुआ है इन्होंने कि a e टू दी पावर माइनस लैम्डा मॉड x e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा t, ये हमारे पास वेव फंक्शन है, और हमसे अब की बार बोला हुआ है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है इन x। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर चाहिए, उसको आप माइनस करोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x से, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी इन x।
तो ये हम करेंगे, बट एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको ए चाहिए, तो पहले हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी कैसे निकलेगी, अगर आप साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई साई से करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में प्लस आई आ जाएगा, तो ये मिलेगा आपको ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स ई टू द पावर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा आई ओमेगा टी, उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सिंपल साई से, सिंपल साई है आपके पास ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस होंगे, पावर 0 हो जाएगी और आंसर 1 आएगा। ए इंटू ए हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स, तो ये आया आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड साई स्क्वायर। अब आपको चाहिए ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इन ऑल स्पेस। अगर आपको लिमिट दी है तो फिर आप उस लिमिट में बात करेंगे, तो यहाँ नहीं दी है तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टोटल स्पेस के लिए बात करेंगे। अगेन लिमिट्स लगा देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ये आया मेरे पास ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स डॉट डी एक्स एंड इट शुड बी इक्वल टू 1 बिकॉज दिस is just giving us the total probability and total probability has to be 1. Now a square, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन आप करोगे नहीं ऐसे, तो आप 0 टू इन्फिनिटी कर लो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट 2 और ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो 1 बाय माइनस 2 लैम्डा आएगा और फिर e टू द पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स पे आप लिमिट लगा दोगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1, दिस शुड बी इक्वल टू 1। अब 2 से तो 2 चला जाएगा तो बचा मेरे पास ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 1 बाय माइनस लैम्डा। अब एक बार आप इन्फिनिटी लगाओगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0, उसके बाद माइनस e टू द पावर 0 दैट इज 1, तो यहाँ पर आएगा -1 एंड इट शुड बी इक्वल टू 1। माइनस से गया माइनस तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास कितनी, लैम्डा, तो ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास, रूट लैम्डा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और नाउ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने निकाल लिया, ए इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा। अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर एक्स एंड फॉर एक्स स्क्वायर बोथ। तो शुरू करते हैं। अब अगर हम पहले निकालें एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एक्स, तो अगेन फॉर्मूला क्या कहता है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज़ रो साई स्क्वायर एंड देन डॉट डी एक्स। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है क्योंकि एक्स अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हो तो ये फंक्शन सेम नहीं है जैसा अभी है, तो फिर इसकी जब आप टोटल इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी टोटल एडअप होकर के 0 आएगा आंसर। अगली चीज़, अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर की निकालते हो तो आप लिखोगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर मॉड साई स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये ऑड फंक्शन नहीं है तो इसका आंसर ऐसे 0 नहीं आने वाला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू रूट लैम्डा है, मैं इसको लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू रूट लैम्डा। अब ऑल्दो मुझे ए स्क्वायर की ज़रूरत है वो तो लैम्डा ये डायरेक्ट है, खैर एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर और यहाँ पर है मेरे पास फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, अगेन मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ट्वाइस लगा सकता हूँ। मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स डॉट डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आप ये वाला इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था 0 टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस ए एक्स डॉट डी एक्स, और इसका आंसर मैंने आपको बताया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस 1। वैसे ये n की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं 0 1 2 3 वगैरह, खैर। तो अगर आप इस वैल्यूज़ को n आपकी बार n कितना है आपके पास 2 और a कितना है आपके पास 2 लैम्डा, ओके, तो ये यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो 2 और फिर a स्क्वायर, ये भी सॉरी a स्क्वायर इधर लिख लो और a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ओके। इसका जो ए स्क्वायर है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर यहीं पर ही आएगा, और अब ये एज इट इज़ ऐसा है। n अब की बार 2 है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे हम। ए स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूँ लैम्डा है डॉट 2 और इसका आंसर आएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल विच इज़ जस्ट 2 डिवाइडेड बाय ए है 2 लैम्डा और उसकी पावर है हमारे पास n प्लस 1, n है 2 प्लस 1 हो गया 3, तो ये आया मेरे पास लैम्डा डॉट 2 2 जो 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्यूब होगा
8 एंड देन लैम्डा क्यूब 4 ट्वाइस इज़ 8 और ये लैम्डा इसको काटेगा तो स्क्वायर, तो ये आया मेरे पास 1/2 लैम्डा स्क्वायर। ये आई मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ, जो कि मेरा गोल था, जो मैं चाहता था निकालना। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हो इन एक्स होता है अंडर रूट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एंड expectation value of x square is we have just calculated, it is 1/2 lambda square, and expectation value of x was 0 because the function was odd function, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। तो ये आया मेरे पास अंडर रूट 1/2 1/λ, ऐसे लिख लो या रूट के अंदर पूरा ही लिख लो, कोई बात नहीं। तो ये आया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इन x फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारे पास कि हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ x है, और इसकी वैल्यू हमें दी है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है जब x की वैल्यू -a से तो बड़ी है और a से छोटी है, ओके, और ये 0 है, अदरवाइज बाकी सब जगह ये 0 है। तो अब हम जो लिमिट्स यूज़ करेंगे वो -a to a यूज़ करेंगे रादर देन -∞ to ∞। हेलो, आई थिंक इसके आगे आप खुद कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर तो बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, वो जो हमने शुरुआत में इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले लिखे थे उनमें से कोई भी इस्तेमाल होने नहीं वाला इसमें। सिंपल इंटीग्रेशन जो हमने 12th क्लास में सीखी थी वही वाली इंटीग्रेशन है इसमें, तो आई थिंक आप खुद कर पाओगे। ऑल्दो सोल्यूशन ये रहा है इसका, बट कोशिश करना कि सोल्यूशन ना देखो, खुद करने की कोशिश करना, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। और अगर मुझे 1-2 न्यूमेरिकल और दिखते हैं तो मैं आपको होमवर्क के लिए भी अभी यहाँ पर लिख दूँगा 1-2 न्यूमेरिकल, ताकि आप घर पे उसको एज एन असाइनमेंट कर पाओ। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको होमवर्क दूंगा हर लेक्चर के लास्ट में, एटलीस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। और एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, वो ये है कि मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैथमेटिकल फ़िज़िक्स ये 2 पर भी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे अपनी ईमेल आईडी, मेरी ईमेल आईडी जो आपको चैनल के डिटेल्स में मिल जाएगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दूँगा, उससे प्लीज़ मुझे अपना जो भी आपके कॉलेज का नाम है और जो उसका सिलेबस है वो बता देना, ताकि ऑल्दो जो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी मैं वो भी आपको बता दूँगा, मैं फॉलो तो वही करने वाला हूँ, बट फिर भी एक हेल्प हो जाती है और कुछ नहीं है। तो आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अगर आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और कोई भी इम्प्रूवमेंट, सजेशंस या इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।